हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 12 नवंबर 2022 की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में आई है उन सभी को एनालाइज करने वाले हैं आज के हम डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो इस डेली न्यूज़ एनालिसिस को एंड तक देखना, क्योंकि इस एनालिसिस के एंड में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब अगर आप कमेंट सेक्शन में दोगे तो आने वाले हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट के लिए आप हो जाओगे एलिजिबल। ओके, तो इसको मिस मत करना। आगे बात करते हैं। कनेक्ट करना चाहो हमसे तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये जो टेलीग्राम चैनल है इससे जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसे जब ज्वाइन करोगे तभी आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ और जो भी अपडेट्स हैं वो मिल पाएंगी ऑन टेलीग्राम। ओके, आगे बात करते हैं। 198 डेज बचे हैं प्रीलिम्स में 2023 में। ओके, तो अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हो 2023 वाला तो थोड़ा सा बकअप हो जाओ, ठीक है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ो और अपने गोल पे फोकस करो। ऑल राइट, टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सेज इट्स ओके टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीवन टू कनेक्ट बैक टू योरसेल्फ। आप दुनिया से कनेक्टेड नहीं हो, आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आप दुनिया की तरह अपने जो अचीवमेंट हैं उनको फ्लॉन्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, इट इज़ फाइन। अगर वो चीज़ आपको खुद से कनेक्ट रखने में, खुद से कनेक्टेड रहने में मदद कर रही है, तो आप अपने ड्रीम से कनेक्टेड अगर हो और उसके अलावा आप किसी और से कनेक्टेड नहीं हो तो बात चल जाएगी, ठीक है। बट अपने ड्रीम से अगर डिस्कनेक्ट हो गए, अपने आप से कनेक्ट आपने खो दिया, अपने पैशन से कनेक्ट अगर आपने खो दिया तो फिर दिक्कत है। ओके, और राइट, आगे बात करते हैं। देखो, पहला आज का आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, केम्पेगौड़ा ऑफ बेंगलुरु एंड द बीजेपीज गोइंग ऑफ वोकलिंगा। तो देखो, बेसिकली आर्टिकल क्या है, इसमें हम पॉलिटिकल मुद्दों की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एंगल की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आपको पता है कि आप डीएम बनोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, तो आप यहाँ पे सरकार की तरफ से ही काम करने वाले होगे। ठीक है, सरकारें बदलेंगी लेकिन आप नहीं बदलोगे, तो आप परमानेंट भी होगे और एग्जीक्यूटिव भी होगे। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है ये सरकार के बीच में पक्षपात नहीं करता, यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, और इसीलिए हम भी आज जो बात करेंगे वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साथ ही बात करेंगे। यहाँ पे ये फोकस नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल एंगल क्या है, मुद्दा क्या है, इस पे फोकस करेंगे। ओके, तो देखो हुआ क्या है, यहाँ पे एक और पिक्चर दिखाती हूँ, ये देख रहे हो, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, और ये जो है इन्होंने बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इनॉग्रेट किया। नाम चेंज हुआ है यहाँ पे एयरपोर्ट का, जिसका नाम रखा गया केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इसके अलावा ये मूर्ति दिख रही है 108 फुट स्टैचू, 108 फुट का स्टैचू है केम्पेगौड़ा का, ठीक है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही यहाँ पे अनवील किया है, इनॉग्रेट किया है। तो बेसिकली ये जो 108 फुट का स्टैचू है ये किसका है, नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना प्रोनाउंस कर रही हूँ। अगर आपको लगता है ये गलत प्रोनाउंसिएशन है तो मुझे कमेंट में बताना जरूर। ओके, ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे इनका जो स्टैचू है उसको इनॉग्रेट किया गया, और ये है कौन, ठीक है, केम्पेगौड़ा है कौन। तो देखो ये जो है ये विजयनगर एम्पायर, आप लोगों को याद होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, विजयनगर एम्पायर जो था, विजयनगर किंग्स जो थे उनके चीफटेन रहे हैं 16th सेंचुरी में कर्नाटका में। ठीक है, और ये जो है 1513 में इनका जन्म हुआ था, और बेसिकली एक बहुत अच्छे रूलर रहे हैं, और ये माना जाता है कि ये फाउंडर रहे हैं बेंगलोर सिटी के। बेंगलोर जो कि आज के टाइम पे आईटी हब बना हुआ है इंडिया का, उसके फाउंडर माने जाते हैं केम्पेगौड़ा। ओके, इन्होंने कई सारे, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स चलाई थी अपने टाइम पे, मिलिट्री कैंटोनमेंट बनवाए थे, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स, ये सब बनाए थे। ओके, 16th सेंचुरी के चीफटेन हैं ये। ओके, और ये जो है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी पूरी सिटी को एक नया फॉर्म दिया था, आसपास चारों तरफ एक प्रॉपर टावर्स इन्होंने डेवलप करवाए थे। ओके, और इन ये जो है केम्पेगौड़ा, ये एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनका नाम है वोकालिगा। ठीक है, अब ये वोकालिगा कम्युनिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो देखो बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखो केम्पेगौड़ा जो है विजयनगर किंग्स को के पास जाते हैं और इनको एक आइडिया देते हैं कि बैंगलोर सिटी हमको फाउंड करनी चाहिए। उसके बाद ये बैंगलोर सिटी को फाउंड भी करते हैं। ठीक है, उसकी जो स्थापना है बैंगलोर सिटी की वो केम्पेगौड़ा ही करते हैं। प्रॉपर ये एक्सेस गेट्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं, पॉपुलेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर गार्डन सिटी बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ कॉइन्स बनवाए जिनका नाम पगोड़ास दिया गया। ठीक है, इसके साथ में ये जो एक्ट था इनका, ये पगोड़ास बनाने का, इसके कारण क्या हुआ, विजयनगर किंग्स जो थे वो इनसे नाराज हो गए, क्योंकि किंग्स को लगा कि हमसे ऊपर कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको इम्प्रीजन कर दिया गया था 5 साल
सालों के लिए, और अल्टीमेटली इनकी डेथ हो गई 1570 एडी में। ओके, ऑलराइट। 1905 में वोकालिगास की भी बात करें, केम्पेगौड़ा जो थे ये वोकालिगा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो एक वोकालिगारा संघ था, ठीक है, जो कि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट करता है मैसूर में। अब आपको पता है कि हमारे देश में आज भी, ठीक है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, काफी ज्यादा रिजिडिटी इसकी देखने को मिलती है। और इस समय पे जब ये 19th-20th सेंचुरी चल रही थी, उस टाइम पे भी ये जो कास्ट सिस्टम था दैट वाज आल्सो वेरी रिजिड, और ब्राह्मण डोमिनेंस बहुत था। तो इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुआ जो कि स्टार्ट किया वोकालिगा कम्युनिटी ने। ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है मैसूर स्टेट की, ठीक है, और यहाँ पे ये वोकालिगा वर्ड जो है ये वोकू से आता है। वोकू मतलब होता है क्रॉप्स में से ग्रेन्स निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलीजन्स थे सारे के सारे, ये जो कास्ट सिस्टम थे हिंदुइज्म के अंदर, ये कई सारे कास्ट जो थी उससे बना हुआ था, और इसके कारण काफी रिजिडिटी थी। अब ये वोकालिगारा संघ जो था, ये वोकालिगा कास्ट से बना था, जो कि इंडियन स्टेट में कर्नाटका में मिलती है मेजरली, ठीक है, और मैसूर में बहुत डोमिनेंट कास्ट थी ये। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा ये वॉरियर्स थे, कल्टिवेटर्स थे, ठीक है, इनका काफी डोमिनेंस था ओल्ड मैसूर पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे कई सारे और भी सबसेक्ट आने लगे, ठीक है, जैसे गंगा डिकार, नामधारी, वोकालिगा, ये सब जो है अलग अलग सबसेक्ट आने लगे। इन्हीं में से वोकालिगा से बिलोंग करते थे केम्पे गौड़ा वन, ओके, जो कि फाउंडर है बेंगलुरु के। तो यहाँ पे वोकालिगास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोकालिगास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जो हिस्ट्री में एक बहुत क्रूशियल मूवमेंट होता है, इस क्रूशियल मूवमेंट का नाम है एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। ओके, तो ये स्टार्ट किया था। तो ये जो वोकालिगास हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया की पॉलिटिक्स को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि ये एंटी ब्राह्मण एक इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, तो केम्पेगौड़ा कौन है, वोकालिगास कौन है, आई होप आपको समझ में आया कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो देखो ये मैंग्रोव अलायंस क्या है, मैंग्रोव क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देख रहे हो, ये पिक्चर देख रहे हो, ये है एक मैंग्रोव फॉरेस्ट। आपने देखा होगा जैसे ये हमारा इंडिया का कोस्ट है ना, तो कोस्ट पे जो आप मैंग्रोव, कोस्ट पे जो फॉरेस्ट देखते हो वो फॉरेस्ट सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, आसपास पूरा इस तरह से पानी होता है, और आप देखते हो कि ये जो पेड़ होते हैं इनकी रूट्स इस तरह से एरियल रूट्स आपको देखने को मिलती है, बाहर निकलती हुई रूट्स होती हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको यहाँ के फॉरेस्ट में मिलते हैं, इन्हीं को मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। क्योंकि ये जो वाटर है काफी सॉल्टी वाटर है, आपको पता है कि यहाँ से ओशन टच हो रहे हैं, ठीक है, ओशन में क्या होता है, सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर होता है। तो ये सॉल्ट वाटर जो है उसको टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है इन फॉरेस्ट में होती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। बाकी काफी अच्छा, काफी अलग सिस्टम होता है, ठीक है, फॉरेस्ट का। तो ये मैंग्रोव्स को बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए एक अलायंस बनाया गया है। अभी आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की 27th मीटिंग चल रही थी, COP27 जिसको हम कह रहे हैं। कहाँ पे थी ये, इजिप्ट में। इजिप्ट में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, और इस इजिप्ट की मीटिंग में एक नया अलायंस सामने आता है जिसका नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ओके, ये जो अलायंस है इसको इनॉग्रेट किया गया था 8 नवंबर को COP27 की मीटिंग में, जिसमें यूएई और इंडोनेशिया ने इसको स्टार्ट किया। इसमें इंडिया भी एक पार्टनर है, ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। ये मैंग्रोव्स क्यों जरूरी है, क्यों इनको कंजर्व करें, तो देखो ये मैंग्रोव्स जो है एक बड़ा कार्बन सिंक बनाते हैं। कार्बन सिंक यानी कि बहुत अच्छे अमाउंट में कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं। अभी आपको याद होगा हमने कल ही बात करी थी कार्बन न्यूट्रलिटी की, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी की, नेट जीरो एमिशन की हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में उतना ही एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसी को नेट जीरो एमिशन कहते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करने के लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, और फॉरेस्ट में भी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये काफी अच्छे अमाउंट में कार्बन जो है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये अलायंस जो है बेसिकली यूएई और इंडोनेशिया का इनिशिएटिव है, जिसमें श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन ने भी पार्टिसिपेट किया है। फोकस यही है कि ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में, क्लाइमेट चेंज के चक्कर में जो मैंग्रोव्स खत्म होते जा रहे हैं वो ना खत्म हो। ओके, मैंग्रोव्स को अगर आप देखोगे तो ये अलग से एक थ्रेट भी है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इनको काफी थ्रेट फेस करना पड़ता है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सपांशन हो रहा है, रोड्स रेलवेज बन रहे हैं, तो मैंग्रोव्स क्लियर किए जा रहे हैं, और इसके कारण मैंग्रोव्स कम हो रहे हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके चक्कर में कोस्ट लाइन शिफ्ट हो रही है, कोस्टल इरोजन हो रहा है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो ऐसे में भी मैंग्रोव कम हो रहे हैं। अगर आप देखोगे लास्ट के 10 सालों में, 2010 से 2020 के बीच में 600 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव जो थे वो खत्म हो गए, गुम हो गए, लॉस्ट हो गए, जो कि
अगर आप देखोगे टोटल जितने भी मैंग्रोव्स लॉस्ट हुए ना, 100% जितने भी मैंग्रोव्स लॉस्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट, उसमें से 62% जो है वो लास्ट के 10 सालों में ही गायब हुए हैं। ये कौन सी रिपोर्ट कहती है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की रिपोर्ट कहती है। ओके, तो मैंग्रोव्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ मैंग्रोव अलायंस के बारे में, तो ठीक है कि मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विसेज को स्टडी भी करेंगे और मैंग्रोव्स को बचाने की कोशिश भी करेंगे, कंजर्वेशन रिस्टोरेशन दोनों किया जाएगा। साथ में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज का मैंग्रोव सिस्टम, ठीक है। यानी कि मैंग्रोव्स को हम यूज कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। यूएई और इंडोनेशिया ने स्टार्ट किया ये अलायंस, और इसमें ये सारी कंट्रीज जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका, याद रखना इनके नाम, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 2 6 7, 7 मेंबर्स हैं टोटल इस मैंग्रोव अलायंस के, जिसमें से एक जो है वो है इंडिया, दूसरा जो है वो है इंडोनेशिया एंड तीसरा जो है वो है यूएई। ये दोनों जो है फाउंडर्स हैं। ओके, ऑलराइट, आगे बात करते हैं मैंग्रोव्स की। तो मैंग्रोव्स हैं क्या? छोटी छोटी ट्रीज एंड श्रब्स का एक ग्रुप रहता है, ठीक है। अलोंग द कोस्ट लाइन आपको ये फॉरेस्ट दिखते हैं, और ये जो ट्रीज हैं आप देखते हो सॉल्टी वाटर में ज्यादा थ्राइव करती हैं। ओके, सॉल्टी वाटर में आपको ये ज्यादा देखने को मिलती हैं, एज पे ज्यादा देखने को मिलती है लैंड एंड सी के बीच में। ओके, स्वैम्स में ग्रो करती हैं। स्वैम्स यानी कि जहाँ ऐसा एकदम मार्शी लैंड होता है ना, वहां पे आप ज्यादा इनको देख पाओगे। ओके, और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है, जहाँ पे लो ऑक्सीजन लेवल्स रहते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि ओशंस में बहुत ज्यादा सैलिनिटी रहती है, और ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड सिंक है ओशंस, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन कम रहता है। ओके, तो ऑक्सीजन की जहाँ बहुत कमी भी है एक्सट्रीम सिचुएशन में, वहां पे भी मैंग्रोव सर्वाइव कर सकते हैं। फीचर्स क्या हैं? तो देखो ये जो फॉरेस्ट है ये 10 टाइम्स मोर कार्बन को एक्वायर करता है, 10 टाइम्स मोर कार्बन को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, 400% ज्यादा तेजी से कार्बन को स्टोर कर सकता है, नेचुरल बैरियर्स क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या करता है, 1% से भी कम अर्थ सरफेस पे यहाँ पे ये लोकेटेड है, और ये एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है अगेंस्ट सी रैद, ठीक है। जैसे मतलब क्या है कि देखो ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पे आपका मैंग्रोव है, ये मैंग्रोव इतने स्ट्रांग होते हैं और इतनी अंदर तक इनकी रूट्स होती है, तो क्या होता है यहाँ पे अगर बहुत तेजी से यहाँ पे सुनामी जैसी सिचुएशन बनती है, बहुत तेजी से कोई ओशन वेव्स आती हैं, तो ये अंदर लैंड पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती, क्योंकि मैंग्रोव नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। ओके, इसके अलावा देखो मरीन बायोडाइवर्सिटी भी आपको इनके कारण मिलती है। लगभग 80% ग्लोबल फिश पॉपुलेशन जो है वो मैंग्रोव इकोसिस्टम से ही आपको मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंग्रोव हो जाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। इसकी सिग्निफिकेंस देखोगे तो पहली चीज तो ये कि एक नेचुरल आर्म्ड फोर्सेस की तरह काम करते हैं, ठीक है, यानी कि नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। कहीं पे भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नेशन में अगर कोई भी पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, सुनामी जैसी कोई बड़ी सिचुएशन आ रही है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं लैंड की तरफ, तो ये रोक लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल टेम्परेचर्स को बढ़ने से भी रोकते हैं, ठीक है। मैंग्रोव्स के पास ये एबिलिटी होती है, यूनिक एबिलिटी, कि ये यहाँ पे क्या कर पाते हैं, ये कार्बन को स्टोर कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन को स्टोर करके जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और अल्टीमेटली दिस इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। अगर ये कार्बन का एमिशन ज्यादा नहीं होगा, कार्बन को अगर स्टोर कर लिया जाएगा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। ओके, और इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज से तो फाइट कर ही रहा है, और इस तरह से फाइट कर रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, साइक्लोन आता है, फ्लड्स आती है, स्टॉर्म सर्जेस आते हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाते लैंड पे। स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो साइक्लोन हमारे यहाँ पे बहुत आते हैं, स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट पे, तो ये साइक्लोन से ज्यादा इम्पैक्ट ना हो लैंड पे, उसकी कोशिश करते हैं मैंग्रोव्स। ओके, ऑलराइट, इंडिया की बात करें, इंडिया में मैंग्रोव्स, तो देखो इंडिया में टोटल साउथ एशिया में जितना भी मैंग्रोव सिस्टम है ना, उसका आधा, आधे से भी ज्यादा इंडिया में है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इसमें भी स्पेशली सुंदरबंस में। सुंदरबंस आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास में यहाँ पे सुंदरबंस बनते हैं। सुंदरबंस क्या है, फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल के, और ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाते हैं। इसके साथ आप देखोगे गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, केरला, इन सभी जगह पे भी मैंग्रोव आपको मिलते हैं। तो अगर आपको मीन्स में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा लिस्ट डाउन करने की कोशिश करना यूजिंग अ मैप। ओके, तो मैप अगर आप बनाना जानना चाहते हो कि मैप कैसे आप विद इन 40 सेकेंड्स बना सकते हो, तो हमारे ही चैनल पे एक इसकी वीडियो है, ठीक है, शॉर्ट्स के फॉर्म में, इसको जरा सर्च करना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। देख रहे हो मैंने ये मैप बनाया है। अब ये देखो यहाँ पे आप इसको लिस्ट डाउन कर सकते हो, जैसे कि गुजरात में आप बता सकते हो गुजरात में मैंग्रोव्स मिलते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार कहाँ पे है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे भी मैंग्रोव्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो महाराष्ट्र में,
ठीक है, गोवा में, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे, ठीक है, तमिलनाडु में, केरला में, इन एरियाज में मिलते हैं भाई मैंग्रोव्स। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिस्ट डाउन कर सकते हो, शेड करके या जैसे भी करके। ओके, तो ये तरीका जो है ना बहुत काम आता है, स्पेशली मेंस में मार्क्स बड़े अच्छे मिलते हैं इसके कारण। ठीक है, मैंग्रोव कवर की बात करें तो जो इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो हर 2 साल में निकलती है, बाय एनुअल रिपोर्ट है, याद रखना है ना। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो निकालता है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 4992 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, यानी कि 0.15% एरिया है हमारे पूरे इंडिया का जो कि मैंग्रोव्स के अंदर है। ओके, और जो मैंग्रोव कवर है करंटली हमारी कंट्री में, वो 17 स्क्वायर किलोमीटर से ही बड़ा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे नहीं देखा गया है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल आया है हम अबाउट अफजल खान। ठीक है, तो ये अफजल खान कौन है? तो देखो यहाँ पे देखो लीगल बैटल हो रही है अफजल खान के ऊपर। अब देखो हुआ क्या है, समझना बात को। अफजल खान कौन है? अफजल खान बेसिकली जो है यहाँ पे एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके जो है चीफटेन आप कह सकते हो। ठीक है, वहां से उसकी साइड से थे। आदिल शाही डायनेस्टी का नाम है। ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर, यहाँ से इससे बिलोंग करते थे कौन? अफजल खान। और इन्होंने बेसिकली कोशिश करी थी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, शिवाजी को यहाँ पे अटैक करने की, धोखे से अटैक करने की कोशिश करी शिवाजी के ऊपर, और शिवाजी ने बदले में इन्हीं को मार गिराया। तो बेसिकली शिवाजी और अफजल खान की जो स्टोरी है काफी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने भी यूज किया था, बाल गंगाधर तिलक ने यूज किया था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को यहाँ पे फायर देने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल को ज्यादा एनकरेज करने के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक को, जो आप लोगों को याद होगा, सेडिशन के चार्जेस पे, ठीक है, देशद्रोह के चार्जेस पे, सेडिशन के चार्जेस पे पहली बार किसी फ्रीडम फाइटर को अंदर किया गया था, जेल में डाला गया था, वो थे बाल गंगाधर तिलक। और उनके ऊपर आरोप ये था कि जनता को भड़काने की कोशिश करी है उन्होंने शिवाजी और अफजल खान की स्टोरी के थ्रू। बट एक्चुअल में वो भड़का नहीं रहे थे, जनता को बस अवेयर करा रहे थे कि देखो हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है। ओके, तो ये एक, तो मैंने एक कनेक्शन ये बताया। अब देखो शिवाजी और अफजल खान की जो स्टोरी है काफी डिबेटेड है। दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे रिलीजियस वाइज, रिलीजन वाइज दो ग्रुप्स के साथ जुड़ जाता है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, तो पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता है। अभी पॉलिटिकल मुद्दा ये है, हुआ क्या है, अफजल खान की टॉम्ब है, ठीक है, टॉम्ब दरगाह है, और यहाँ पे ये इल्जाम लगता है कि ये टॉम देखो पहले इस तरह की हुआ करती थी, एक हट के फॉर्म में। अभी ये टॉम जो है बहुत बढ़ा दी गई है और इसके आसपास एनक्रोचमेंट हो गया, ये चार्जेस लगाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स मांगी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आपने, सतारा में है, महाराष्ट्र के सतारा में ये अफजल खान की टॉम्ब है, और सतारा डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया, इसको डिमोलिश कर दिया। जो आसपास का जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है ना, उसको डिमोलिश कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि ऐसी क्या बात हो गई, क्यों आपने इसको डिमोलिश कर दिया, इसकी रिपोर्ट हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात ये हुई है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये कह रही हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा था। और ये देखो जानने की बात ये है कि 363rd एनिवर्सरी थी किलिंग ऑफ अफजल खान की। ठीक है, तो शिवाजी ने जब अफजल खान को मारा था उसकी 363rd यहाँ पे एनिवर्सरी थी, जिसको शिव प्रताप डे के फॉर्म में भी मनाया जाता है। ठीक है, उसी दिन पे ये सब हुआ है। तो एक पीआईएल दर्ज हुई, ठीक है, कोर्ट में, और पीआईएल में ये कहा गया कि ये गलत तरीके से डिमोलिशमेंट हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई गलत तरीके से हुआ है तो इसको ठीक किया जाए। ठीक है, तो हुआ क्या था, औरंगजेब ने जब 1657 में डेक्कन, पूरा जो डेक्कन इंडिया है उसको छोड़ के वो जा रहे थे, तब शिवाजी जो थे उन्होंने इसको कब्जा कर लिया, पूरे डेक्कन इंडिया पे। इसमें कई सारे टाउन्स को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, कोंकण के कई सारे टाउन्स थे। ऐसे में अफजल खान जो है जो आदिल शाही डायनेस्टी के, वो आते हैं और वो बेसिकली इस पूरे एरिया को हथियाना चाहते थे। तो उन्होंने एक मीटिंग रखी, ठीक है, एक मीटिंग रखी गई शिवाजी के साथ, और ये प्रतापगढ़ फोर्ट पे ये मीटिंग रखी गई। और ये मीटिंग में बेसिकली ये जो बात थी पूरी उसको सुलझना था, लेकिन यहाँ पे अफजल खान ने ऐसी तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही शिवाजी आएंगे उनको मार गिराया जाए। लेकिन शिवाजी भी आगे थे टाइम के आगे। ठीक है, तो शिवाजी ने भी अपनी कोशिशें पूरी रखी थी, अपनी तैयारी पूरी रखी थी कि अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करना है। तो जैसे ही यहाँ पे अफजल खान शिवाजी पे अटैक करने जाते हैं, शिवाजी उल्टा उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पे जो अफजल खान है उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद मराठा आर्मी जो है वो इन जो आदिल शाही डायनेस्टी के 3000 सोल्जर्स हैं उनको फटाफट मार गिराती है और खुद यहाँ पे बैठ जाती है, विराजमान हो जाती है। तो देखो इस तरह का कुछ सिनेरियो था। ओके, और यहाँ पे पहले जो था जो अफजल खान का टॉम वो इस तरह का था, और अभी इस तरह का है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत इंक्रोचमेंट हुआ है। अफजल खान जो है वो यहाँ पे जनरल थे, ठीक है,
किसके थे? आदिल शाही डायनेस्टी जो थी बीजापुर की, उसके जनरल थे और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सदर्न एक्सपांशन में। जो बीजापुर सल्तनत है ना, उसके सदर्न एक्सपांशन में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अफजल खान जो है, ये छत्रपति महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिल रहे थे, एक मीटिंग होने वाली थी प्रतापगढ़ फोर्ट में। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि ये गलती से, धोखे से, बेसिकली गलती से नहीं, धोखे से शिवाजी को मारना चाहते थे और शिवाजी ने उसका बदला लिया, मतलब पहले ही रिटेलिएट कर दिया और अफजल खान को गिरा दिया, मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कहते हैं। कब हुई थी? 10 नवंबर 1659 को, ओके, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में। और राइट, और मराठास ने आदिल शाही फोर्सेस को मार गिराया था। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पहली सिग्निफिकेंट मिलिट्री विक्ट्री जो थी मेजर रीजनल पावर को यहाँ मिली, मतलब कि जो शिवाजी मराठास थे उनको यहाँ पे एक मेजर विक्ट्री मिली। नेक्स्ट हमारा इशू है पंजाब टू सप्लाई पैडी स्ट्रॉ टू फॉर्डर शॉर्टेज हिट केरला। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सबल बर्निंग का हम खोज रहे हैं, सबल बर्निंग का कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। और इस सबल बर्निंग का सॉल्यूशन हमको मिल सकता है इस गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू जो कि अभी लागू हो रही है। हो कुछ यूं रहा है कि सबल बर्निंग में क्या होता है, सबल बच जाते हैं, डंठल बच जाते हैं पैडी के, ठीक है, जिसको किसान क्या करते हैं, जला देते हैं, नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, उनको लगता है नुकसान का सौदा है तो जला देते हैं। अभी बोला गया कि जलाओ मत, ये सबल कलेक्ट करके इसको केरला को दो। तो मोस्टली सबल बर्निंग की प्रॉब्लम पंजाब हरियाणा में, तो पंजाब को बोला गया कि पंजाब तुम एक काम करो, ये जलाओ मत, खेती बाड़ी को अपनी जलाओ मत, इसका ये सारे डंठल कलेक्ट करके केरला को दो, केरला तुमसे खरीदेगा, क्योंकि केरला के पास शॉर्टेज है। ठीक है, शॉर्टेज किसकी है? फॉडर की। आपको पता होगा कि केरला जो है सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, लाइफ स्टॉक में। फर्स्ट नंबर पे पंजाब है, तो पंजाब में सबसे ज्यादा कैटल है, उसके बाद सेकंड केरला में है। तो केरला में जो कैटल है उनको अगर उनसे कुछ फायदा लेना है, उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो उनके लिए फॉडर ही नहीं है, शॉर्टेज है फॉडर की, और ये फॉडर की शॉर्टेज खत्म हो सकती है पंजाब के थ्रू, अगर पंजाब की जो सबल बर्निंग में सबल जलता है वो जलने की जगह अगर केरला को मिल जाए तो इस तरह का एक प्लान बनाया गया और इसको ये डिसाइड किया गया कि किसान रेल के थ्रू इसको भेजा जाएगा पंजाब टू केरला। किसान रेल क्या है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट करी है। लगभग 100 ट्रेन है, 100 रेलवेज हैं जो अभी तक यहाँ पे डेडिकेट किए गए हैं स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। ओके, तो फार्मर्स के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह की फैसिलिटी इसमें दी गई है। ऑलराइट, ओके, आगे बात करते हैं। एल्टीट्यूड डिसाइड सीमियंस एटीट्यूड टू डाइट। बेसिकली ये जो बंदर देख रहे हो, मंकी देख रहे हो, ये हिमालयन ग्रे लंगूर है। ठीक है, हिमालयन ग्रे लंगूर है। और ये बेसिकली एक स्टोरी आई है, एक स्टोरी नहीं, एक रिसर्च आई है जिसमें ये बताया जाता है कि एक ही एरिया में एक ही टाइप का जो एनिमल है, एक ही स्पीशी के दो ग्रुप्स रहते हैं। एक ग्रुप जो है वो लोअर एल्टीट्यूड पे है, दूसरा जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे है, यानी कि हाइट ज्यादा है। लोअर एल्टीट्यूड का जो ग्रुप है उसकी ईटिंग प्रैक्टिसेस अलग हैं, हायर एल्टीट्यूड का जो ग्रुप है उसकी ईटिंग प्रैक्टिसेस अलग हैं। हायर एल्टीट्यूड का जो ग्रुप है वो सिर्फ लीव्स पे डिपेंड नहीं करता, वो लीव्स के साथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स पे भी डिपेंड करता है फीडिंग के लिए। जबकि लोअर एल्टीट्यूड वाला जो है वो सिर्फ लीव्स पे डिपेंड करता है। तो जो लीव्स पे डिपेंड करते हैं सिर्फ, उनको कहते हैं हम कोलोबाइन। ओके, तो याद रखना, ये बेसिकली एक स्टडी है। ये स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्पीशी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सारी अभी चल रही है रिसर्च। तो यहाँ पे एक है काला टॉप खज्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काला टॉप खज्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पड़ती है आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, जहाँ पे ये हिमालयन ग्रे लंगूर मिलते हैं। ओके, अब देखो हिमालयन ग्रे लंगूर की बात करें तो इनको हनुमान लंगूर भी कहा जाता है, जो कि हिंदू गॉड हनुमान के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसमें 16 सब स्पीशीज आपको मिलती है इंडिया में, ओके, नॉर्थ टू साउथ में। और इसके अलावा इनका बफ या सिल्वरी शेड आपको मिलता है फर का, ये देख रहे हो, फर का बफ या सिल्वरी शेड आपको देखने को मिलता है। लंबी सी टेल होती है, फॉरेस्ट में रहते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन में भी कई बार देखे जाते हैं। और आप देखोगे ट्रॉपिकल, मॉइस्ट, टेम्परेट, एल्पाइन सब फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सवाना एंड ड्राई सवाना एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। मेनली हमारे आसपास भूटान, नॉर्दर्न इंडिया एंड नेपाल में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिमालयन रीजन के आसपास। थ्रेट्स यही है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, माइनिंग के कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है, और पॉल्यूशन के कारण। ओके, प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूँ तो लीस्ट कंसर्न में आते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में और शेड्यूल 1 में ये इस तरह के बंदर होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है खेरसन इज आर्स सेज यूक्रेन प्रेसिडेंट एज रशियन फोर्सेस रिट्रीट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, खेरसन एक सिटी का नाम है यूक्रेन में। यूक्रेन से जो पहले रशिया जो था ये खेरसन तक आ गया था, और रशिया की फोर्सेस अब वापस जाने लगी खेरसन से। कीव जो है, कीव यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शहर है, वो भी इसको एज अ विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि कीव इकलौता ऐसा एक कैपिटल था, रीजनल कैपिटल, जिसको रशियन आर्मी ने, रशियन फोर्सेस ने कब्जे में लिया था, और इसको अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इसको यहाँ पे यूक्रेन की जीत के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वोल्दिमिर
जेलसिंकी, उन्होंने भी बोला है कि भाई रशिया जो है हार गया है हमसे और हमारा जो जितने भी सिटीज को इन्होंने कैप्चर किया था अब वो छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशंस इन यूक्रेन, ठीक है, इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट करना इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, तो देख रहे हो कीव कहाँ है, यहाँ पे देख रहे हो ये कीव है, ये कैपिटल है, ये यूक्रेन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो रेड वाला रीजन आप देख रहे हो, रेड ऑरेंज वाला, ये वाला रीजन है जहां से रशिया ने आना शुरू किया था। तो लुहांस्क है और डोनेस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है ये, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये है मेलिटपोल, इसके अलावा यह है खेरसन, यह है क्रीमिया, ओके। और यहाँ पे देख रहे हो जेपोर्जिया, जेपोर्जिया क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ओके। इसके अलावा ऑस्किल रिवर, यहाँ पे देख रहे हो ऑस्किल रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। खार्किव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी तो ठीक है, ओडेसा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके नीचे आती है ब्लैक सी, तो याद रखना कि यहाँ पे ऑस्किट रिवर, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, मेलिटोपोल, खेरसन, क्रीमिया, ओडेसा, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ऑलराइट, ओके। अभी देखो यूक्रेन जो है किस तरह से पुशबैक कर रहा है रशिया को, ये देखने वाली बात है। तो देखो जब रशिया ने काफी एरियाज को कैप्चर कर लिया था, तो रशिया की जो बैटल फील्ड थी, उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को, अपने फोर्सेस को एक तरह से हॉल्ट पे ले आए और यहाँ पे लगभग 25% यूक्रेन को ये कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो जिसके कारण एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जैसी रशियन फोर्सेस रुक गई ना, वैसे ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई यूक्रेन को, क्योंकि इतने सारे एरियाज में संभाल नहीं पाता अकेला रशिया। यूएस से भी मदद मिल रही थी, यूएस से मदद अलग अलग फॉर्म में मिली है, एडवांस मिड रेंज रॉकेट सिस्टम के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा हिमार्स, हिमार्स क्या है, बेसिकली एक रॉकेट सिस्टम है जो यूएस ने दिया है यूक्रेन को। यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी मदद कर रही थी, ओके। तो ये हो गई हमारी आज के सारे आर्टिकल्स की बात। नाउ कम्स योर क्वेश्चन फॉर द कमेंट थिंग, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 341 और शेड्यूल कास्ट वगैरह की बात की हुई है, इसमें बताना है आपको कि इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, इनकरेक्ट का सही जवाब देना है, ओके। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है मैपिंग एक्सरसाइज, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको मैपिंग करनी है, मैपिंग करनी है आपको यहाँ पे सुएज कैनाल के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन सी वाटर बॉडीज है इसकी। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ एक और क्वेश्चन है जो कि सी सेट का है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट जरूर करना अगर आप जानना चाहते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे स्टैंड करती है, ओके। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना मत भूलना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, ओके। So that was all. Thank you for watching and have a very good day.